हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो है मेरा, ये डीएसओ वाला वीडियो। तो ये आज फाइनली मैं ला रहा हूँ। और भैया वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इन डेप्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में एक छोटा सा गिव अवे भी है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये मेरा बना हुआ डीएसओ, ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन है एक दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि है FHDM कंपनी के द्वारा स्कोपाई ऑसिलोस्कोप। तो उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब सॉफ्टवेयर उनका है। और ये हार्डवेयर मैं डिज़ाइन किया हूँ, और ये पीसीबी मैं JLC पीसीबी से बनवाया हूँ। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला हूँ मेरा चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करूँगा, और इसका एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल में चलता है। तो क्या क्या फीचर्स उसमें मिलेगा, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। तो भैया ये है इसका ऐप। इस ऐप के अंदर 2 चैनल की फीचर है, और इसके अंदर हर वो फीचर्स मिलता है जो एक नॉर्मल डीएसओ के अंदर होता है। डीएसओ का मतलब होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसके अंदर वेब फॉर्म को स्टोर करने का भी ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो ये वेब फॉर्म इसके ऊपर रहेगा। अब इसको आप लोग जूम आउट जूम इन ये सब करके इसके ऊपर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि इसके अंदर कर्सर की फीचर भी है। तो ये 4 कर्सर मिल जाता है, X की और Y की। इन कर्सर्स के मदद से आप लोग आसानी से एक वेब की जो कुछ पार्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। भैया इस ऑसिलोस्कोप के अंदर मेन प्रोसेसर है एक रास्पबेरी पाई पिको बोर्ड। इसके अंदर ही प्रोग्राम डला हुआ है और ये चल रहा है इसी से। और उसके अलावा इसके साइड में कुछ यहाँ पर स्विच वगैरह है। तो ये है कनेक्टर, इसमें चैनल 1 की कनेक्टर है। ये इस साइड में प्लस और इसमें माइनस है। चैनल 2 का इस साइड में प्लस, इसमें माइनस है। तो ये दोनों माइनस बेसिकली कॉमन है, दोनों चैनल का कॉमन माइनस। उसके बाद यहाँ पर 2 साइड में 2 DC AC का स्विच मिलता है। इसको बोलते हैं कपलिंग स्विच। अगर आपका वोल्टेज के अंदर आप ओनली AC कंपोनेंट को मापना चाहते हैं, जैसे कि कोई चार्जर के अंदर कितना नॉइज है, तो वहाँ पर आपको 5 वोल्ट जो DC है उसको हटाना है, तभी आप लोग जूम करके बहुत ज़्यादा जूम कर पाएंगे। लेकिन अगर 5 वोल्ट DC भी उस सिग्नल के साथ रह गया तो आप नॉइज माप रहे हैं, तो उसमें आपका DC भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पूरा सिग्नल आपका स्क्रीन के अंदर नहीं आएगी, स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। इसलिए आपको AC कपलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, DC को ये फिल्टर आउट कर देगा, उसके बाद AC को ओनली पास करेगा। ये कपलिंग हो रहा है यहाँ पर इस कैपेसिटर की मदद से, 104 की कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर है। इस डिवाइडर के अंदर से आपका सिग्नल जो है इसके अंदर जा रही है। उसके बाद अलग अलग टैप से यहाँ पर लो वोल्टेज बन रही है, और उसको ये स्विच सिलेक्ट करके ले रहा है एक एक सिग्नल को। तो इससे सुविधा क्या होगी, अगर यहाँ पर आप लोग ज़्यादा वोल्टेज की सिग्नल देते हैं, मानिए कि 10, 15, 20 वोल्ट पिक टू पिक सिग्नल, लेकिन ये ओनली 3.3 वोल्ट ले पाता है, तो उसको ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसको फीड करेगा, ताकि ये पूरा सिग्नल दिखा सके और ये ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से ये सिलेक्टर स्विचेस काम करता है। इसको जितना नज़दीक रखेंगे इस जैक के, तो ये हाई सेंसिटिव बनेगा। मतलब लो वोल्टेज सिग्नल मापने के लिए इसको यहाँ रखना है, हाई वोल्टेज सिग्नल मापने के लिए इसको इस तरफ शिफ्ट करते जाना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा लो सिग्नल है इस तरफ रखेंगे तो भी ये डिस्प्ले में ठीक ठाक नहीं दिखा रहा है। उसके लिए एक एम्पलीफायर है इसके अंदर, AMP1 AMP2 2 चैनल के लिए 2 एम्पलीफायर है। इनको ऑन कर देंगे तो ये आपका सिग्नल को 30 टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा, 30 गुना एम्पलीफाई कर देगा। तो भाई एम्पलीफायर है कहाँ, इस पिको के नीचे देखिए यहाँ पर एक IC है, ये LM358 IC लगा हुआ है एम्पलीफिकेशन के लिए। तो वो क्या करता है, इसका जो लो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके पिको को सेंड करता है। तो इन स्लाइडर से आप लोग लेवल सेट कर पाएंगे, वोल्टेज लेवल, और इनसे एम्पलीफिकेशन ऑन ऑफ कर पाएंगे। और ये है चैनल 2 की DC AC स्विच, चैनल 2 की इनपुट। यहाँ पर है एक ट्रिगर LED, अगर वेब फॉर्म ट्रिगर हो गया तो ये LED जलेगी। और यहाँ पर 4 LED है, ये वेब फॉर्म काट रहा है कि नहीं ये दिखने के लिए। मतलब कि जो एनालॉग स्कोप्स होता था उसमें जो है डिस्प्ले के बाहर चला जाता सिग्नल, तो हम वोल्टेज लेवल को शिफ्ट करते। लेकिन डिजिटल स्कोप में क्या होगा, इसमें सिग्नल जो है डिस्प्ले के अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिग्नल को माप के ये फ़ोन में दिखाएगा। तो उस केस में सिग्नल आपका काट जा रहा है कि नहीं वो समझने के लिए यहाँ पर 4 LED लगा हुआ है। इसमें से कोई सा भी जले तो यहाँ पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ताकि सेंसिटिविटी कम हो जाए और सिग्नल ना कट जाए। तो ठीक है, ये था ओवरव्यू। आप चलिए रियल टेस्टिंग में जाते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। ये एक चाइना की लीडिंग PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि कस्टम PCB फाइल से PCB बना के आपको दे सकती है। इस साइड में अभी क्रिसमस सेल चल रही है, तो यहाँ पर कूपन वगैरह आपको मिल सकती है, तो जाके चेकआउट करना।
और भैया यहाँ पर आपका कस्टम गार्बर फाइल अपलोड करके पीसीबी की कलर, थिकनेस, मटेरियल वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। तो काफ़ी कम प्राइस में आपका ऑर्डर हो जाएगी और कुछ दिन बाद आपका जो पीसीबीज है वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। जेएलसी से बना हुआ पीसीबीज का क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम होती है, तो जाके चेकआउट करें। हम फ़ोन में इस वाली ऐप को खोल लेंगे। इस ऐप का नाम है स्कोपाई ऑसिलोस्कोप ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और ये डिवाइस मेरा व्हाट्सएप स्टोर पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप स्टोर में कैसे आना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक यूएसबी केबल और एक ओटीजी लगेगा। आपको अगर वाईफाई वाला वर्जन चाहिए वो भी मिल जाएगा, मेरे से बात करना होगा। इसका वाईफाई वाला वर्जन भी होता है, यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे इसको। इसका यहाँ पर कनेक्शन टाइप में देखिए डेमो, यूएसबी और वाईफाई है, तो मैं यूएसबी वाला सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। अब ये रन प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर रन प्रेस करता हूँ। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि ये यूएसबी को यूज कर पाए। तो आप देखिए ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है इसके साथ। यहाँ पर ये जो लाइट है ये ग्लो कर रही है। अब इसमें कोई सिग्नल नहीं है। मैं यहाँ पर चैनल 1 का प्लस में एक सिग्नल दूंगा। सिग्नल यहीं से आउट होता है, इसी को मैं देख के आपको एज एन एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसी डिवाइस से सिग्नल आउटपुट भी होता है। कहाँ से होता है? यहाँ पर ऊपर में 2 पिन है, ये स्क्वायर वेव आउट और ये साइन वेव आउट का पिन है। तो मैं स्क्वायर में अगर लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर एक सिग्नल आ गया है। अभी भैया मैंने इस सिग्नल को यहाँ पर इनपुट कर दिया, तो इस वेब में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 किलोहर्ट्ज़ और पीक टू पीक वोल्टेज है 3.29 वोल्ट है, मतलब 3.3 वोल्ट, जो कि इससे आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट की सिग्नल। तो इसका ओवरव्यू का बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है आपका सिग्नल के साथ। और यहाँ पर आप इस सिग्नल को अप डाउन कर सकते हैं और इस तरफ भी वोल्टेज की लेवल में भी जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बटन्स भी मिलता है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल को चेंज करने की और वर्टिकल स्केल को चेंज करने की, और यहाँ पर पोजीशन चेंज करने की भी ऑप्शन है। इनसे पोजीशन चेंज हो सकती है इस तरीके से। और ये है ट्रिगर की सिस्टम। ट्रिगर अगर नहीं होता है आपका वेब, तो वेब ऐसे चलता रहेगा, तो इसको ट्रिगर करना पड़ता है। ट्रिगर लेवल मतलब किस लेवल पे आप इंटरेस्टेड हो उस लेवल पे ट्रिगर करना पड़ेगा। जिस लेवल पे ट्रिगर करेंगे, ये जो मिडिल वाला 0 लाइन है वो उसी लेवल को मतलब स्क्रीन की मिडिल में ला के रखेगा। उसके बाद ट्रिगर की जो लेवल है इसको राइजिंग और फॉलिंग कर सकते हैं, फॉलिंग एज, राइजिंग एज। और ट्रिगर की कुछ ऑप्शंस होता है, नॉर्मल, ऑटो और रोल ट्रिगर। रोल ट्रिगर करेंगे तो रोलिंग मोड में ये बहुत ही धीरे धीरे से दिखाएगा 1 सेकंड पर डिवीजन में। तो हम ऑटो कर देते हैं और इसको जूम कर देते हैं। भैया इस ऑसिलोस्कोप में ये यूआई इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि ये फ़ोन की प्रोसेसर का पावर को यूज कर रहा है। जो DSO 138 मिलता है मार्केट में जिसमें डिस्प्ले लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, यही सेम प्रोसेसर आपका ये सिग्नल को भी मेजर कर रहा है, प्लस वो डिस्प्ले भी चला रहा है, यूआई को भी हैंडल कर रहा है। आपने क्या बटन प्रेस किया, क्या कुछ किया, तो एक ही प्रोसेसर के ऊपर इतना लोड पड़ रहा है, इसलिए DSO 138 इतना स्मूथ नहीं है। तो मेरा वाला ये फ़ोन की प्रोसेसर को यूज करता है और फ़ोन का अच्छी डिस्प्ले और अच्छी टच स्क्रीन को, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक होता है। इसको आप लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। और इस सिग्नल के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाती है। इसको दबा के रखेंगे तो हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर है मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज, मीन वोल्टेज, RMS, AC, और मतलब सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है इसके बारे में। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कर्सर है। कर्सर की मदद से आप लोग ये जो लाल लाइन मिल जाता है 4 पीस, इनके मदद से आप लोग इसमें सेट करके एक एक पार्ट को आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने X कर्सर को ऑफ किया तो Y का 2 कर्सर मिल गया। इनको कहीं पर सेट करके उसका वोल्टेज को देख पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर 2 जगह पर सेट कर दिया पिक टू पिक। तो यहाँ पर देखिए कर्सर 1 नंबर की कर्सर 1.63 वोल्ट माइनस में है और 2 नंबर की है 1.69 वोल्ट प्लस में, और दोनों के अंदर डिफरेंस मतलब डेल्टा Y है 3.33 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज है 3.33 वोल्ट। तो ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है इसके अंदर, क्योंकि एक्यूरेटली किसी चीज़ को मापने के लिए कर्सर बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका जो टाइमिंग है इसको मैं एक बार कर्सर से दिखा देता हूँ कि टाइमिंग कैसे माप सकते हैं। तो Y वाली कर्सर को ऑफ कर देता हूँ, ओनली X में इंटरेस्टेड है। तो ये
एक मतलब एक पीक का जो वेव होता है वो एक जो फ्रीक्वेंसी है उसका आधा होता है। तो टोटल दोनों लेंगे तो फुल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका आधा लेंगे तो कितना मिलीसेकंड हो रहा है। देखिए ये डेल्टा एक्स कितना दिखा रहा है, एक्स 1000 माइक्रोसेकंड में है, एक्स 2 1.5 मिलीसेकंड में है। ये है दोनों पोजीशन, और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो सिग्नल है वो कितना टाइम है। तो क्योंकि ये टाइम बेस है तो ये 500 माइक्रोसेकंड है, मतलब हाफ मिलीसेकंड टाइम है ये। अगर मैं इसको दो सेम पॉइंट में सेट करता हूँ, क्योंकि ये 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल है, इसका पीरियड होता है 1 मिलीसेकंड, तो देखिए एग्जैक्टली 1000 माइक्रोसेकंड दिखा रहा है। और ये जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितना बनेगी वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये भी एक अच्छा कूल फीचर है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो रहा है। अगर इतना में फुल फ्रीक्वेंसी आ जाता तो ये होता 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम और सब कुछ दिखाता है ये कर्सर। इसके मदद से आप लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं आपका जो सिग्नल है उसमें कौन सी पार्ट में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर रन स्टॉप की फीचर भी है, जैसे नॉर्मल डीएसओ में होता है। जो डीएसओ 20,000 25,000 दाम है उनसे कॉपी किया गया फंक्शन सब इसमें है। तो ये लगभग एक डीएसओ के जैसा फंक्शनलिटी ऑफर करता है, बस इसका बैंडविड्थ कम है। बाकी लगभग ये फंक्शनलिटी दे देता है जो नॉर्मल डीएसओ में बेसिक फंक्शंस है। यहाँ पर रन स्टॉप की फीचर भी है। इसमें आप लोग किसी वेब को अगर स्टॉप करना चाहते हैं कि ये वेब बार बार चेंज हो जाता है, तो आप किसी एक जगह को लेके स्टॉप करना चाहते हैं, उसके बाद इसको लेके आप लोग मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल ट्रिगर का भी ऑप्शन है। एक बार सिंगल कैप्चर करेगा, तो मानिए कि कोई सिंगल शॉट इवेंट है, किसी डिवाइस को आप ऑन कर रहे हैं, उसी समय उसमें जो पावर लिया था वोल्टेज की वेवफॉर्म आप देखना चाहते हैं, मतलब वो सिंगल शॉट है। सिंगल शॉट में दबाएंगे तो कुछ टाइम के लिए ये शॉट लेगा, उसके बाद ये एकदम स्क्रीनशॉट जैसा ले लेगा। अब इसको आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और ऊपर में दिखा रहा है कि इसका मेमोरी बफर, ये पूरा कितना मेमोरी कैप्चर किया है, कितना पॉइंट कैप्चर किया है। तो ये 1 सेकंड में 500 किलो मतलब 5 लाख बार वोल्टेज को चेक कर सकता है। ये इस प्रोसेसर का लिमिट है, इतना इसका जो एडीसी है उसका लिमिट है। तो इससे ज़्यादा ये सैंपल नहीं ले सकता है। तो इसका बैंडविड्थ कहा जाता है कि 250 किलोहर्ट्ज है, और ये रिलायबल है अप टू 100 किलोहर्ट्ज तक आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेनू बटन को दबा देंगे तो कुछ और ऑप्शंस खुल जाएगी, जैसे कि मोड है। मोड को दबाएंगे तो लॉजिक एनालाइजर और ऑसिलोस्कोप 2 मोड आप खोल सकते हैं। लॉजिक एनालाइजर मतलब कि यहाँ पर लॉजिक इन करके एक 8 चैनल का कनेक्टर दिया हुआ है। इसमें आप लोग लॉजिक एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल सिग्नल हो, जैसे I2S सिग्नल या फिर जो डिजिटल सिग्नल है उनको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि USB वगैरह। हालांकि USB तो काफ़ी फास्ट होता है, उसको शायद मेरा ये स्कोप ठीक से चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन जो नॉर्मल सिग्नल होता है RX, TX, UART सिग्नल या फिर जो माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल है, इनको आप लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिन आउट से 1 से लेकर 4 तक ये है, उसके बाद 2 ग्राउंड है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 चैनल है। तो यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहा है, इसको मैं प्ले करता हूँ मतलब रन करता हूँ, तो देखिए ये एक सिग्नल कैप्चर किया है। तो ऐसा आप लोग 8 चैनल को ऑन कर पाएंगे। GPIO 6, 7, 8, 9 ऐसे करके 8 पीस चैनल को ऐसे दबा के रखेंगे तो ये ऑन होता जाएगा एक एक चैनल। उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं 8 पीस वेबफॉर्म के अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर कि क्या कुछ डाटा इसके अंदर सेंड हो रही है। लेकिन अभी तक इस ऐप में कोई भी प्रोटोकॉल डिकोडिंग नहीं है, जो एडवांस्ड स्कोप में होता है प्रोटोकॉल डिकोडिंग, जैसे I2S या ये सब प्रोटोकॉल को ये डिकोड करके दिखाता है कि क्या बीट गया है, क्या डाटा गया है, वो तो नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। आपका डिवाइसेस जो है, मानिए कि कोई पिक्सल LED का डाटा है वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये सब आप लोग इससे चेक कर सकते हैं लॉजिक एनालाइजर से। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता है। XY मतलब होता है जो ऐसे ऐसे जो डिस्प्ले दिखाया था वो वाला है। पहले इसका कनेक्टर को एक बार लगा लेता हूँ। और हाँ, इस पॉइंट में जो साइन वेव का पॉइंट है, इसमें अभी ट्रायंगुलर वेव आ रही है, क्योंकि मैंने स्क्वायर वेव पे सेट किया हुआ हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट में जो वेव आ रहा है उसको एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर से फिल्टर करके ये यहाँ पर आउटपुट करता है इस पॉइंट में। तो इसमें ये ट्रायंगुलर वेव दे रहा है, इसमें स्क्वायर वेव दे रहा है। तो ये चेक करने के लिए सिग्नल दिया गया है। 3.3 वोल्ट एम्पलीट्यूड होता है। अब इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये
क्या क्या डिस्प्ले टाइप हो सकता है उसका ये एक ऑप्शन दिया। YT मतलब डिफ़ॉल्ट जो ऐसा दिखा रहा है, इस साइड में एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में वोल्टेज होगा। उसके बाद XY मोड आप कर सकते हैं। XY मोड में क्या होगा, जो 2 चैनल चाहिए इसके लिए। XY मोड में यहाँ पर आप लोग जो कंपोनेंट ट्रेसिंग जो कार्व होता है, ये सब कार्व वगैरह इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या है देखिए डिस्प्ले के अंदर, XY प्लस YT ये भी कर सकते हैं, मतलब नीचे आपका XY मोड दिखाएगा और ऊपर में YT जो वेब वगैरह वो दिखा रहा है, मतलब दोनों एक साथ। उसके बाद यहाँ पर FFT, ये एक बहुत ही कूल फीचर है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये आपका जो वेब है उसके अंदर क्या क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनको मेजर कर सकता है। और यहाँ पर FFT के बारे में कुछ सेटिंग्स वगैरह है, स्केल वगैरह है। तो यहाँ पर मैं dBm, dB मिलीवोल्ट ये सब मैं उतना समझता नहीं हूँ, मैं वोल्ट टू वोल्ट स्केल कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर वर्टिकल स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए जो ट्रायंगुलर वेव मैंने यहाँ पर फीड किया, उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है वो कितना कितना है। मैंने 1 किलोहर्ट्ज़ का ट्रायंगुलर वेव इसमें फीड किया हूँ। जो इस कर्सर को मैं कहाँ सेट करता हूँ, इसको एग्जैक्टली इस पीक में सेट कर देता हूँ, तो ये कितना किलोहर्ट्ज़ की पीक है वो दिखा देगा। तो देखिए 961 हर्ट्ज़, मतलब कि 1 किलोहर्ट्ज़ के आसपास। इसको ठीक से सेट करूँगा तो ये ठीक ठाक दिखाएगा। उसके बाद इसमें हार्मोनिक क्या क्या है ये देख पाएंगे। 3 किलोहर्ट्ज़ का एक हार्मोनिक है, तो ये एक ऑड हार्मोनिक है। उसके बाद ये यहाँ पर सेट करता हूँ तो 5 किलोहर्ट्ज़ का हार्मोनिक, तो ये ऐसे ऑड हार्मोनिक्स दिखाता रहेगा। और अगर मैं इसको स्क्वायर वेव में सिलेक्ट कर दूँ, जो स्क्वायर वेव आउटपुट हो रहा है, जिनको FFT पता है उनको पता होगा कि स्क्वायर वेव में हर तरह की हार्मोनिक्स होती है, जो ऑड हार्मोनिक्स होती है सब इसके अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए मेरा जो रियल सिग्नल है वो यहाँ पर है 1 किलोहर्ट्ज़ में। देखिए ये वाला है 1 किलोहर्ट्ज़ में, ये रियल हार्मोनिक है। उसके बाद ये एक हार्मोनिक है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़, ये एक ऑड हार्मोनिक। उसके बाद फिर से एक ऑड हार्मोनिक्स, इसका फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज़। उसके बाद ये है 7 किलोहर्ट्ज़, सॉरी ये 4 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, हाँ 4.9 किलोहर्ट्ज़। उसके बाद 7, उसके बाद ये है 9 किलोहर्ट्ज़ का हार्मोनिक। तो ये आपका जो FFT सिस्टम है, ये आपका जो सिग्नल है उसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक साथ मिक्स्ड हुआ है वो दिखाता है। एक्चुअली हम जो स्क्वायर वेव देखते हैं इसके अंदर ओनली एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का मिक्स्ड वर्जन है। इसी को ये जो FFT डिस्प्ले है ये आपको दिखाता है। तो FFT करेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पर दिखता है, क्या क्या कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी मिक्स्ड होके रहा है। अगर मैं साइन वेव करूँगा तो ये प्योर दिखाएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी रहता है, साइन वेव में कोई हार्मोनिक नहीं रहता है। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नल जनरेटर। यहाँ से जो सिग्नल आउटपुट हो रही है इस पॉइंट से, इसको सिग्नल जनरेटर बोल रहा है। यहाँ पर ऐप के अंदर इसको कैसे सेट कर पाएंगे, मेरा सेट किया हुआ है स्क्वायर वेव 1 किलोहर्ट्ज़, तो ये 1 किलोहर्ट्ज़ का स्क्वायर वेव आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं एकदम 10 हर्ट्ज़ से लेके एकदम 1.25 मेगाहर्ट्ज़ तक, और कस्टम में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर हर्ट्ज़ डाल सकते हैं। और ये स्क्वायर के अलावा साइन वेव भी आउटपुट कर सकता है, लेकिन ये PWM साइन वेव है, मतलब इसको थोड़ा सा लो पास फिल्टर के अंदर कैपेसिटर दे के फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट उसका बाहर हो जाएगी और ओनली प्योर जो फ्रीक्वेंसी है साइन वेव वो रहेगी। इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ की ही ओनली ऑप्शन होता है, ये और कुछ ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये SPWM है जो इन्वर्टर में प्योर साइन वेव के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के मतलब स्विचिंग PWM बोल सकते हैं आप इसको, स्विचिंग साइन वेव। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर जिटर आ रहा है, क्योंकि ये PWM है जो PWM आउटपुट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्मूथ करके जो यहाँ पर आउटपुट दिया, इससे आउटपुट लेना पड़ेगा, तभी प्योर जो है साइन वेव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्योर साइन वेव आ गया, लेकिन ये वेव जो है बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसका कम है। अब ये वाला जो नॉब्स वगैरह है ये सब काम आएगी। तो यहाँ पर ये वाला नॉब है सबसे सेंसिटिव पोजीशन में दिया हुआ है इस पॉइंट पे, तो मैं एक बार एम्पलीफायर को ऑन कर दूंगा। अब देखिए एम्पलीफायर ऑन करते ही ये वाला 2 LED जल गया, मतलब कि सिग्नल मेरा कट रहा है। ये चैनल 1 के लिए ये 2 LED और चैनल 2 के लिए ये दोनों LED। तो यहाँ पर सिग्नल ऑब्वियसली देखिए ये सिग्नल काट रहा है, ये साइन वेव नहीं है, स्क्वायर जैसा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर सेंसिटिविटी कम करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको इस तरफ सेंड करता हूँ, तो फिर भी देखिए ये LED ऑफ नहीं हुआ, मतलब सिग्नल फिर भी कट रहा है। और यहाँ पर डिस्प्ले देखिए कैसा दिखा रहा है। तो इसको फिर से मैं ऊपर
स्लाइड करता हूँ, अब ये बंद हो गया और एम्पलीफायर मेरा ऑन है, ये स्विच दबा हुआ है। अब देखिए बहुत ही नाइस एक साइन वेव आ गया है। ये लो वोल्टेज था, इसको मेरा एम्पलीफायर ने 30 गुना एम्पलीफाई कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे इस स्विच को स्लाइड किया जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो 6 वाला लिखा है ये चेंज होता है, ये वोल्टेज रेंज की जो नंबर है। तो देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ, ये अभी 4 है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। भैया इसमें नेक्स्ट गुड थिंग है ये मैथ फंक्शन। मैथ मतलब कि मैथमेटिक्स चैनल ये खुद क्रिएट कर सकता है। ये जो चैनल 1 और चैनल 2 है, इन दोनों से कुछ मैथमेटिक्स करके मैथ चैनल को जनरेट कर सकता है ये पिको। उसके बाद यहाँ पर दिखा सकता है। तो हो सकता है ये पिको के अंदर हो या फिर फ़ोन के अंदर प्रोसेसिंग हो, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद फ़ोन के अंदर ही प्रोसेसिंग हो रहा है, क्योंकि फ़ोन की प्रोसेसर और ज़्यादा तगड़ा है। तो देखिए मैंने मैथ चैनल 1 को इनेबल किया। ऐसा 2 चैनल क्रिएट कर सकते हैं, मैथ चैनल्स को एडिट कर सकते हैं कि मैथ चैनल में क्या दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैथ चैनल 2 का ऑप्शन है, ऑन ऑफ का ऑप्शन है, उसके बाद ऑपरेंड है, मतलब इसमें क्या क्या ऑपरेशन मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब कि जो माइनस वोल्टेज में भी अगर जा रहा है उसको भी पॉजिटिव वोल्टेज करके दिखाएगा। इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, लॉग और एलएन, नेचुरल लॉग और 10 बेस लॉग, ये मैथ स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये सब मैथ यहाँ पर कर सकता है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे और भी कुछ है ऐड सब्ट्रैक्ट, ये नहीं दिख रहा पहले, तो यहाँ पर मैं ऐड अगर करूँ 2 चैनल को ये ऐड कर देगा, चैनल 1 और चैनल 2। यहाँ पर मैं कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर सकता हूँ कि इसके साथ इतना ऐड करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट कर सकता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू दे सकता हूँ। तो इतना कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाएंगे, जस्ट सिंपली समझ लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। तो चैनल 1 और चैनल 2 को मैं ऐड करने वाला हूँ, दोनों को ऐड करके एक नया चैनल ये क्रिएट करेगा। देखिए जो चैनल 1 और चैनल 2 है, इन दोनों में क्या था, तीनों को पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए इसने जो मैथ चैनल बनाया ये ग्रीन वाला, ये इन दोनों चैनल का एडिशन है, मतलब दोनों चैनल को ऐड करके टोटल करके ये यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये अगर एक वोल्टेज का कर्व है, एक करंट का कर्व है, तो यहाँ पर वाट मतलब कि पावर का कर्व दिखाएगा। तो इस तरीके से ये यूजफुल हो सकती है आपका लाइफ में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो है पावर का कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, अगर इस तरह की वोल्टेज और एम्पियर होता है। तो इस तरीके से आप लोग मैथ चैनल को यूज करके कुछ एडवांस्ड चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फीचर क्या है देख लेते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट डाटा का फीचर है, यहाँ पर कुछ सैम्पल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के हिसाब से, तो उसमें सेटिंग उसमें नहीं जाऊंगा। उसके बाद सेटिंग है, ये डिस्प्ले सेटिंग, जो ट्रेस लाइन विद, ये सब चेंज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन सेटिंग वगैरह है यहाँ पर, ये सब एडवांस चीज़ें। हेल्प में जाएंगे तो FHDM का जो वेबसाइट खुल जाएगा जिसने इन सब सॉफ्टवेयर्स को बनाया है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स इस तरह की अच्छी प्रोजेक्ट देने के लिए। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में कुछ गिव अवे करने वाला हूँ। इसको आप लोग क्रिसमस गिफ्ट भी समझ सकते हैं या फिर न्यू ईयर गिफ्ट भी समझ सकते हैं। FHDM के तरफ से मैंने उनको मेल करके कुछ जो है एक्टिवेशन कोड लिया। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तब आपको ओनली चैनल 1 का ऑप्शन मिलेगा। चैनल 2 का ऑप्शन लेने के लिए आपको 100-150 रुपये का एक चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में कुछ कोड देने वाला हूँ, उस कोड से इस ऐप को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने से क्या क्या ज़्यादा मिलेगा आपको, चैनल 2 एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एड्स रनिंग आएगा उनको हटा सकते हैं, मतलब अगर आप एक्टिवेट कर देंगे ऐड नहीं आएगा। तो एक्टिवेशन कोड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें एक टेक्स्ट आएगा। उस टेक्स्ट को क्लियर करके आपको लिखना होगा कि मुझे एक्टिवेशन कोड चाहिए या फिर आई नीड एक्टिवेशन कोड, तभी मैं आपको एक्टिवेशन कोड दूंगा व्हाट्सएप पर। क्योंकि जो लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि क्या लिखना है, वो उसी को सेंड कर देगा, उसके मैं नहीं दूंगा। जो पूरा वीडियो देखा उसी को मैं दूंगा। 50 पीस एक्टिवेशन कोड है, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको भी एक मिल जाए। इस वीडियो को देखते ही तुरंत आप ऐप को डाउनलोड करें और एक्टिवेशन कोड मांगिए मेरा व्हाट्सएप पर। तो भैया चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो कुछ यहाँ पर है नहीं, तो मैं कुछ रियल टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। AC वेब टेस्टिंग दिखाता हूँ और कुछ फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। और हाँ, ये चीज़ लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें कि मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए, तो मैं आपको ये सेल कर सकता हूँ। भैया इस ऑसिलोस्कोप से 220 वोल्ट की AC लाइन भी मेजर किया जा सकता है।
लेकिन उसके लिए एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये 60 वोल्ट पीक टू पीक से ज़्यादा इनपुट नहीं ले सकता और ये देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज्ड कनेक्शन है, यहाँ पर हाथ में लगने की चांस है, फ़ोन की भी डेंजर हो सकती है ज़्यादा वोल्टेज से, इसीलिए मैंने 60 वोल्ट रखा इसको। अब यहाँ पर मैं एक ट्रांसफार्मर से इस वोल्टेज को डाउन करूँगा, एसी वोल्टेज को, फिर मापूँगा इससे। तो क्या होगा, बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी और जो वेव की शेप है वो ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमें मल्टीमीटर से देख लेना पड़ेगा वोल्टेज कितना है। तो शेप से ही हमें डाटा मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक साइन वेव दिखा रहा है। तो ये है इसका ट्रिगर। अगर ट्रिगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा चलता रहेगा, तो ट्रिगर इसको करना पड़ेगा, तभी जाके वेव फॉर्म स्टेबल होगी। तो हम यहाँ पर डाटा देखेंगे, क्या क्या डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज है और मीन वोल्टेज है, DC RMS, AC RMS, ये सब है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है, देखिए 49 पॉइंट समथिंग हर्ज। तो यहाँ पर ये सब दिखा रहा है, छोटा जगह पर 50 हर्ज जैसा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। सब कुछ सही सही है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मल्टीमीटर में भी सेम रीडिंग देता है कि नहीं। तो ये मल्टीमीटर मेरा ट्रू RMS AC पे सेट है। अब यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज इससे कितना निकल रहा है। देखिए 16.7 समथिंग ट्रू RMS AC निकल रहा है। और हमारा ये डिवाइस क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर देखिए RMS बोल रहा है 16.2 वोल्ट। तो लगभग ये ठीक ठाक है। तो ट्रू RMS और ये नॉर्मल RMS में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। भैया सेटअप कंप्लीट। मैंने इसके अंदर इस तार से इस फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट किया और ये रियल ऑसिलोस्कोप इसी से कनेक्टेड है। तो ये जो सेम सिग्नल आ रहा है यहाँ से, फ्रीक्वेंसी ट्रायंगुलर 1860 हर्ज, ये इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी सेम सिग्नल से चल रहा है। तो इसका जो परफॉर्मेंस टेस्ट ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं। इसका जो नीचे वाला ये पोर्शन है, इसमें सारे पॉइंट्स है, इनको कहीं मेटल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे कुछ फोम वगैरह का पैड कर दिया तो अच्छा होगा। तो मैं इसको जस्ट एक इसके ऊपर रख देता हूँ, जो फ़ोन का कवर है इसके ऊपर। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको बढ़ाऊँगा और दोनों स्कोप पे अंदर जो कंपैरिजन है वो दिखाता हूँ। तो देखिए अभी 4.447 किलो हर्ज है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ये देखिए यह भी 4.4 किलो हर्ज दिखा रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसका बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट हो रही है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाए तो ये 40 किलो हर्ज हो गया। तो इसको कम करके धीरे धीरे बढ़ाते, 3 किलो हर्ज है, 3.7 किलो हर्ज। तो ये ठीक ठाक है, ये इसको बढ़ा देता हूँ और भी। देखिए 40 किलो हर्ज है, तो अभी भी ये लगभग ठीक ठाक ही दिखा रहा है, ट्रायंगुलर वेव है। ओके, तो इसको ट्रिगर कर लेते हैं। ट्रिगर नहीं था, अब देखिए ट्रिगर हो गया है, काफ़ी स्टेबल बन गया है। इस स्कोप में जैसा दिखा रहा है इसमें भी वैसा ही दिखा रहा है, 41 किलो हर्ज है। अब स्टार्ट करते हैं 33 किलो हर्ज से। तो इसको बढ़ाता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। तो इसमें देखिए वेव, इसमें वेव देखिए लगभग सेम है। तो ये लगभग साइन जैसा हो गया, अभी 70 किलो हर्ज में है। तो उसके बाद 100 किलो हर्ज के ऊपर गया तो ये लगभग साइन वेव जैसा हो गया और ये जिटरी हो गया, मतलब ये हिलने लग रहा है, स्टेबल नहीं है। तो मैंने जो कहा आपको कि 100 किलो हर्ज तक ये रिलायबल है, तो ये 100 किलो हर्ज तक इसका वादा पूर्ण किया है। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये 250 किलो हर्ज है, क्योंकि 500 किलो सैंपल पर सेकेंड है। तो इसलिए ये 250 किलो हर्ज तक की वेव दिखा सकता है थियोरेटिकली, क्योंकि ये जो वोल्टेज की पॉइंट्स माप रहे हैं वो 1 सेकंड में 500 किलो बार हो रहा है। तो ये 250 किलो हर्ज की सिग्नल देंगे तो एक वेव में ये 2 बार मापेगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट होता है, 2 बार से कम माप के ये वेव को रिक्रिएट नहीं कर सकता है, गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि 250 के ऊपर क्या दिखाता है। तो 250 के नीचे एक बार देख लेते हैं। अभी मैं दिया इसमें 220 किलो हर्ज। अभी सिग्नल तो ठीक से नहीं दिखा पा रहा है, देखिए इस स्कोप में कैसा है, इसमें कैसा है, ठीक ठाक नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है ये ठीक ठाक आ रहा है, देखिए 220 किलो हर्ज है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो 250 के ऊपर मैं अगर जाऊँ तो देखिए 270 कर दिया। अब यहाँ पर गलती आने लगा, देखिए 230 दिखा रहा है, मतलब ये 250 किलो हर्ज तक फ्रीक्वेंसी सही से दिखाएगा और जो वेव फॉर्म है इसमें ये 100 किलो हर्ज तक सही से दिखाएगा। ये फ्रैंकली स्पीकिंग आपके सामने है सब कुछ।
तो अगर आपको पसंद है तब आप ले सकते हैं। तो भाई लास्ट टेस्ट हो जाए स्क्वायर वेव से। तो ये 3.8 किलो हर्ज है। यहाँ पर भी ठीक ठाक दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी 3.8 किलो हर्ज। यहाँ देखिए 3.8 किलो हर्ज। अब वेव की शेप देखिए, ये अभी 3.8 मतलब 4 किलो हर्ज जैसा है। इसको बढ़ाता हूँ, अभी 9 किलो हर्ज है, लगभग 10 किलो हर्ज। फ्रीक्वेंसी सही दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम इसमें। और इस स्कोप में देखिए, इसमें भी सेम दिखा रहा है। और इसको कर देता हूँ 20 किलो हर्ज, 21 किलो हर्ज है अभी। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी सही दिखाता है। उसके बाद है, इसको कर देते हैं 40 किलो हर्ज। तो ये कर दिया 40 किलो हर्ज। 40 किलो हर्ज में इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी कैसा दिखा रहा है, इस स्कोप में ऐसा और इसमें ऐसा देखिए। तो ओके, तो इसको और बढ़ाता हूँ। अभी ये 69 मतलब 70 किलो हर्ज जैसा है। स्क्वायर वेव को ठीक से रिक्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये ओनली स्क्वायर वेव की प्रॉब्लम है, बाकी वेव जैसे साइन और ट्रायंगुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने साइन दिया, साइन को ये ठीक से दिखा रहा है। और मैंने इसको ट्रायंगुलर करता हूँ तो ट्रायंगुलर को भी ये ठीक से दिखा रहा है। तो ओनली स्क्वायर वेव में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, 70 किलो हर्ज में क्यों नहीं दिखा पा रहा है? क्योंकि 70 किलो हर्ज की स्क्वायर वेव को रिक्रिएट करने के लिए इसको मेगा हर्ज के ऊपर बैंडविड्थ चाहिए। मेरा इस वाले स्कोप में बैंडविड्थ है 20 मेगा हर्ज, तभी ये स्क्वायर वेव को ठीक से कर पाएगा। क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है उसको अगर मैं देखूं तो भैया स्क्वायर वेव में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि एक स्क्वायर वेव ओनली एक प्योर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी एकदम मिक्स्ड होके है। तो यहाँ पर अगर मुझे 100 किलो हर्ज की स्क्वायर वेव क्रिएट करना है तो यहाँ पर 100 किलो हर्ज, 300 किलो हर्ज, 500, 700, 900, 1100 ऐसे कुछ बहुत सारे किलो हर्ज की जो सैंपल है उनको एक साथ दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये स्कोप मेरा ये ओनली 250 किलो हर्ज तक एबल है, तो ये स्क्वायर वेव की जो बाहर की जो हार्मोनिक्स है 250 किलो हर्ज के बाद की हार्मोनिक्स, उनको ये रिक्रिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्क्वायर वेव साइन जैसा दिखता है। तो इसका जो टेस्ट है ये मैंने एकदम साफ दिखा दिया कैसा कुछ कैपेबल है ये। अगर आपको इसके बाद ही पसंद है तो ले सकते हैं। अब भैया सवाल है कि मैं SMPS रिपेयर करता हूँ तो क्या आपका ये स्कोप इसमें मेरा हेल्प कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन भैया SMPS के अंदर चेक करने के लिए ऐसा प्रोब को जैसे मल्टीमीटर का ऐसे कनेक्ट कर देते हैं चालू स्थिति में, ये स्कोप के साथ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो बड़े स्कोप्स होते हैं इसमें भी एक्सपोज्ड मेटल कनेक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्राउंड कनेक्शन सब एक्सपोज्ड होती है, इसका बॉडी ये एक्सपोज्ड होती है। और मल्टीमीटर में ऐसा कोई एक्सपोज्ड कनेक्शन मेटल है ही नहीं। तो इससे आप लोग 1000 वोल्ट मापो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको रिस्क नहीं है। लेकिन स्कोप के अंदर आप हाई वोल्टेज मापेंगे तो इस बॉडी में हाई वोल्टेज चला आएगा। अगर इसका जो ग्राउंड पॉइंट है इस तार का, वो ग्राउंड पॉइंट किसी हाई वोल्टेज में लग गया तो। और भैया सेकंड थिंग है, इसका बॉडी जो है और ये जो मेटल की माइनस पॉइंट, ये अर्थ की ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहती है। तो अगर आप इसका माइनस पॉइंट को कहीं पर या लाइव में टच कर दिया तो ये इवेंचुअली शॉर्ट कर देगा और आपका फ्यूज उड़ जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए स्कोप को डायरेक्टली SMPS के साथ कनेक्ट करके मेजर नहीं किया जा सकता है, स्पेशली प्राइमरी साइड में। अगर सेकेंडरी साइड में कोई भी कनेक्शन ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इस केस में ये इसका माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसमें नहीं कर सकते। अगर ये आइसोलेटेड है सेकेंडरी, तब हम सेकेंडरी में मेजर कर सकते हैं। तो ये ना करना ही बेहतर होगा। इसलिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया है ये कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर एक तार को ऐसे लगाओ, तो इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड पिकअप होकर कुछ वोल्टेज बनेगी। और उसको मैंने इस स्कोप में भी दिया और मेरा बड़ा स्कोप का जो ये तार है इसमें भी दिया, इस वाली तार में। तो ये दोनों डिस्प्ले में दिखेगा कैसा वेवफॉर्म आ रही है। तो इसको हम लोग स्विच ऑन करेंगे। SMPS चालू हो गया है। यहाँ पर देखिए दोनों ही डिस्प्ले में लगभग सेम आ रहा है, लेकिन मेरा जो DSO है इसमें उतना डिटेल नहीं दे पा रहा है। ट्रिगर कर लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी कितना दिखा रहा है? 30 किलो हर्ट्ज के आसपास। और यहाँ पर ये इस स्कोप में कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक वेवफॉर्म अच्छे से ट्रिगर हुआ है, बाकी वेवफॉर्म कुछ जिटर ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है ये स्टेबल नहीं है। इसके अंदर जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ही जिटर करती रहती है, मतलब आगे पीछे होती रहती है। और अगर मैं यहाँ पर लोड को बढ़ाऊँ, एक और बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट करूँ, तो क्या इफ़ेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये है एक बल्ब का और ये है दोनों बल्ब का। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जा रहा है।
जो पूरा स्क्रीन है उसमें एक टाइम है, तो उसी सेम टाइम में 3 ऑसिलेशन हो रहा था, मतलब 3 स्विचिंग, लेकिन आप देखिए 4 हो रहा है 2 बल्ब कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की चेंज आ रही है। अभी ये 30 किलोहर्ट्ज़ में स्विचिंग कर रहा है और 2 बल्ब जोड़ा तो ये 38 या 40 के आसपास किलोहर्ट्ज़ में स्विचिंग कर रहा है। तो इस तरह से ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करके ये लोड को मेंटेन करता है। और हाँ भाई, अब कुछ लोग बोलेगा भाई ये वेवफॉर्म देख और ये तेरा स्कोप में देख ये कैसा आ रहा है। भैया देखो, यहाँ पर जो है 30 किलोहर्ट्ज़ की एक सिग्नल है। अगर इसके अंदर की जो ये ट्रांसफार्मर की रिंगिंग है ये है 600 किलोहर्ट्ज़ की। यहाँ पर ये 600 किलोहर्ट्ज़ है जो इसका बैंडविड्थ के बाहर है, इसलिए ये नहीं दिखा पा रहा है। इसका काम ये ठीक से कर रहा है। ये 250 किलोहर्ट्ज़ तक मेजर कर पाता है, 100 किलोहर्ट्ज़ तक दिखा पाता है। तो ये इसका काम तो कर रहा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है वो 600 किलोहर्ट्ज़ है यहाँ पर। तो इसको ये ऑब्वियसली नहीं दिखा पाएगा। तो लेकिन SMPS आपका चल रहा है कि नहीं, इनफ डाटा इससे मिल जाएगा कि स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। और बाकी आपको एडवांस स्कोप लेना चाहिए अगर आपको ये सब एडवांस चीज़ें मेजर करना है। तो भैया चलिए बात करते हैं लॉजिक एनालाइजर के बारे में। लॉजिक एनालाइजर आपको कब चाहिए? तो भाई ये है मेरा घड़ी कंट्रोलर। मैंने घड़ी तो बहुत बना लिया, आज घड़ी से कुछ सिखाऊंगा आपको। तो ये घड़ी कंट्रोलर वाईफाई से कनेक्ट होकर चलती है और ये पिक्सल LED को घड़ी में कन्वर्ट करता है। तो पिक्सल LED कैसे काम करता है, इसका डाटा कैसे काम करता है मैं देखना चाहता हूँ। तो इस ऑसिलोस्कोप को मैं यहाँ पर डाटा आउटपुट में लगाया और ये है ग्राउंड पिन। तो ये जो डिस्प्ले में ये कुछ बताना चाह रहा है लेकिन ये ठीक से दिखा नहीं पा रहा है। तो ये जो ऑसिलोस्कोप है ये इतना फास्ट तो है नहीं कि ये 400 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल को दिखाए। ये 400 से 800 किलोहर्ट्ज़ तक हो सकती है डाटा का सिग्नल, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉजिक एनालाइजर। क्योंकि दोस्तों ऑसिलोस्कोप जो है ये एनालॉग सिग्नल मतलब वेव की जो शेप है कैसा वो ड्रॉ करने के लिए है, लेकिन हमें वेव की शेप नहीं चाहिए। हमारे पास इंपॉर्टेंट है डिजिटल डाटा, ये ऑन है कि ऑफ है। ये तो डिजिटल आउटपुट है तो ये ऑन ऑफ मैटर करता है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेसर का जो वर्क है इसको रिड्यूस करेंगे लॉजिक एनालाइजर सेट करके। तो यहाँ पर लॉजिक एनालाइजर मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पर लॉजिक की जो इनपुट पिन है इनमें इन दोनों को देना पड़ेगा। तो जो प्रोसेसर्स होते हैं ये सब डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, इनके लिए एनालॉग बहुत ही हार्ड चीज़ होती है, लेकिन डिजिटल बहुत ही ईजी होता है, इसलिए ये मेगाहर्ट्ज़ तक भी लॉजिक एनालाइजर से इनपुट ले सकता है, लेकिन इससे ओनली किलोहर्ट्ज़ ले सकता है ऑसिलोस्कोप से। अब देखिए मैंने इसको लॉजिक एनालाइजर की इनपुट में और इसको ग्राउंड में लगा दिया। ये आपकी ग्राउंड में, ये ग्राउंड सेम नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले में कुछ दिखा रहा है। अगर मैं जूम करूँ तो ये देखिए कितना क्लीन सिग्नल एक दिखा रहा है, कितना क्लीन है देखिए। तो ये है डिजिटल लॉजिक एनालाइजर का खासियत कि ये डिजिटल सिग्नल को ओनली रिक्रिएट करता है, बस इसका वोल्टेज को माप के। इसको पता है कि ये स्क्वायर वेव ही होगी, तो इस वेव में कोई भी जिटर नहीं है, कोई भी नॉइज नहीं है, क्लीन वेव ये जनरेट कर रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो एनीवे, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पिक्सल LED का डाटा कैसे काम करता है। आई नो कि वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर इस चीज़ को ना बताए हुए मैं वीडियो के एंड नहीं कर सकता हूँ, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको फुल ब्राइटनेस और प्योर रेड करता हूँ। तो इसमें रेड में टच किया, अब देखिए जो कलर है प्योर रेड है। अब यहाँ पर मिडिल वाली जगह पर ये वेव ज़्यादा चौड़ी दिख रही है, बाकी जगह पर ये पतला पतला वेव दिख रहा है। अगर मैं इसको ग्रीन में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे इस तरफ देखिए ये इस तरफ की जो ये पार्ट है ये बड़ा हो गया। और उसके बाद अगर मैं ब्लू में सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरफ देखिए ये हो गया ऐसा। तो अगर वाइट करता हूँ तो पूरा जगह पर देखिए ये जो वेव की जो ड्यूटी साइकिल है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से ये पिक्सल की डाटा जाता है। तो यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो रेड है ये कहीं पर यहाँ पर मिडिल में है और जो ग्रीन है ये कहीं यहाँ पर पहले में है यहाँ पर, और ब्लू जो है वो लास्ट में है एकदम देखिए। तो ये है GRB सिग्नल। ओके, मैं सिग्नल को एक बार सिंगल शॉट लूँगा। रेड करते हैं पहले, ग्रीन करते हैं तो पहले दिखेगा। तो इसको प्योर ग्रीन में कर दिया। अब इसको मैं एक बार सिंगल शॉट ले लेता हूँ, नहीं हुआ फिर से ले लेते हैं। ओके, हो गया। अब देखिए इसमें एनालिसिस किया जाए कि ये पिक्सल LED का डाटा कैसे काम करती है। यहाँ पर कितना पीस यहाँ पर वेव दिख रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 24 बिट का ये सिग्नल है, मतलब कि 8 बिट करके 3 कलर है, ग्रीन रेड और ब्लू।
तो 24 बिट का सिग्नल है। और यहाँ पर वेव्स में देखिए कुछ ज़्यादा चौड़ा वेव्स है और कुछ यहाँ पर पतला पतला वेव है। तो ये जो पतला वेव है ये है 0, डिजिटल बिट 0, और यहाँ पर ये है डिजिटल बिट 1। मतलब यहाँ पर ग्रीन को मैंने फुल ब्राइटनेस किया था, इसलिए 1 1 1 1 ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस रिड्यूस करता तो ये जो है डाटा अलग होता। ये 0 से 256 तक डाटा होती है 8 बिट का डाटा। उसके बाद बाकी 8 बिट ग्रीन के लिए, रेड के लिए, बाकी 8 बिट ब्लू के लिए। सो ये GRB सिग्नल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 1 कैसे कैसे दिख रहा है। और इसका जो अगर फ्रीक्वेंसी मैं मापना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे कर्सर लेना पड़ेगा। तो ये डिवाइस कितना ज़्यादा यूजफुल देखिए, ये मतलब आपका सारे काम कर देगा, आपका जो सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने में। तो दोनों कर्सर को मैंने 2 साइड में लगाया। तो टोटल विंडो कितना समय लेता है एक पिक्सल का डाटा जाने में, 30 माइक्रोसेकंड के आसपास समय लेता है। ये देखिए 29 डेल्टा एक्स। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी अगर मापा जाए तो एक वेव को हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। यहाँ पर कुछ ऐसा है, ड्यूटी साइकिल हाई मतलब 1 है और ड्यूटी साइकिल लो मतलब 0 है। पिक्सल LED का डाटा शीट भी यही कहता है। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ये कितना फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा राइजिंग एज पे, और इसको मैं इस राइजिंग एज पे लगाऊंगा। तो ये है एक डाटा। अब देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ये 1.2 माइक्रोसेकंड दिखा रहा है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में ये कितना होगा, 800 किलोहर्ट्ज़ के बराबर। तो इस कंट्रोलर से जो डाटा निकलता है वो 800 किलोहर्ट्ज़ का डाटा यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ। और टोटल एक 24 बिट का डाटा देने में समय लगता है 30 माइक्रोसेकंड के बराबर। देखिए इसमें इसको लगाया और देखिए 30 माइक्रोसेकंड के बराबर। तो भाई इस तरीके से मेरा इस डिवाइस को लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स को सीख सकते हैं। और अगर मैं इसका ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो क्या होता है, अभी ब्राइटनेस फुल है तो यहाँ पर सारे वेव यहाँ पर 1 है। उसके बाद अगर मैं ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो देखिए कुछ 0 हो गया है। तो ये एक नंबर बनेगा, डिजिटल बाइनरी नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग इसका ब्राइटनेस, अगर मैं ब्राइटनेस को पूरा 0 कर दूँ तो यहाँ पर सब 0 रहता है। और यहाँ पर 2 1 यहाँ पर ऑन है। पावर ऑफ करते हैं। अब देखिए पावर ऑफ किया तो सिग्नल गायब हो गई। इससे ओनली पिक्सल LED का डाटा नहीं है, आप लोग इस तरह की रिमोट की जो रिसीवर सेंसर होती है इसकी भी डाटा को चेक कर सकते हैं। और एंडलेस पॉसिबिलिटी है, आप इसमें I2S प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल या फिर जो दूसरा डिवाइसेस में जो भी डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन होता है उसको अच्छे से देख पाएंगे लॉजिक एनालाइजर यूज़ करके। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये डिवाइस कितना यूज़फुल होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ में। अगर आपको ये चाहिए तो अभी व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा लिंक, उसमें क्लिक करके आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस मैंने रखा ओनली 1449। तो भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।